कि जब वो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहला, तो उसमें भारत की ओर से पीवी नरसिम्हा राव गए थे और 4 दिन का उनका भाषण, लोगों के भाषण होने के बाद में चौथे दिन पीवी नरसिम्हा राव जी को बोलने का मौका मिला था। तो उसमें उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति ही, सर्व शांति ही, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। जब उन्होंने पढ़ा तो विश्व के अर्थ सम्मेलन में इसको मूल अपना स्वीकार कर लिया गया कि आप 4 दिन तक हम बहस कर रहे थे और आप 4 दिन बाद ये बात बोले हो। तो उन्होंने 4 दिन बाद ये बात बोली, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो पर्यावरण ठीक करना चाहते हैं, हम जलवायु ठीक करना चाहते हैं, परिवर्तन ठीक करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो बहुत सदन में बार बार हो रहा है। आज माननीय हमारे सदन के नेताजी ने भी कहा, बार उदाहरण देकर कहा कि इसलिए पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ ये राजनीतिक जो प्रदूषण हो रहा है उसकी शुद्धि भी आवश्यकता है। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और जब इसकी बात करते हैं तो भारत तो एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, जिसका धर्म, ये सारा भी पर्यावरण प्रकृति से है। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि कोई तपस्या करके गंगा को 2400 किलोमीटर लेकर चला जाए। ये भारत देश है जिसमें भागीरथ पैदा हुआ और वो भागीरथ हिमालय की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को लेकर चला गया, ये नदियों के बारे में। और इसी प्रकार का भागीरथ प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे भूपेंद्र जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की, ये भागीरथ प्रयत्न कर रही है पर्यावरण को बचाने का। हमारे यहाँ शुरू से है, हमारे यहाँ धर्म की उत्पत्ति नदियों से हुई है। नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। पहाड़ों पर हमारे सारे तीर्थ स्थान पहाड़ों पर बने हुए हैं, या समुद्र के किनारे हैं या नदियों पर है। और इतना ही नहीं, तो हमने तो यजुर्वेद में माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या कहा है कि पृथ्वी हमारी माता है। इसलिए जिस प्रकार से माता का संरक्षण करना चाहिए उसी प्रकार संरक्षण करना चाहिए। यहां तक कहा कि पृथ्वी के अगर पैर भी स्पर्श करते हो तो माफी मांगो। कहते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षपस्व में, हे विष्णु पत्नी, मैं तुमसे उठ रहा हूं नींद से, तुमको पैर से छू रहा हूं, तुम मुझे माफ करना। इतना बड़ा आदर। और उसी प्रकार से द्युलोक को, भूलोक को द्युलोक, द्युलोक माने आकाश, आकाश को माना है पिता और भूलोक को माना है माता। तो माता और पिता का जिस प्रकार संरक्षण करना चाहिए उस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। यह हमारे प्राचीन काल से, वेदों से लेकर आज तक चला आ रहा है, ये हमारा चला आ रहा है। ऐसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा, औषधियां कहां होती है? सारी औषधियां तो कहा है विश्वम मात्रम औषधि नाम, पृथ्वी समस्त वन औषधियों की माता है, उत्पन्न करती है। शुद्धान आपस्तेक सरंतु, पृथ्वी हमारे लिए शुद्ध जल प्रदान करती है। और इस प्रकार से हमको इस पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी प्रकृति में। माननीय उपसभापति महोदय, हम प्रकृति पूजक तो हैं ही, साथ साथ पेड़, वनस्पति, इनके भी पूजक हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 5500 औषधियों का चरक ने अपने यहां वर्णन किया है, जो विश्व के प्रथम फिजिशियन थे। 5500 औषधियों का वर्णन किया। अब उनके गुण दोष लिखे हैं। वो कैसे लिखे? तो उन्होंने कहा कि वो गए उस औषधि के पास और जाकर कहा कि मैं मानव कल्याण के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं, आप बताओ कि आप क्या काम आ सकते हो। हे अश्वगंधा,
आप बताओ कि आप क्या काम आओगे। और जितनी औषधियां थी उनके बारे में उसको बिना लेबोरेटरी के उन्होंने लिखा। इसका मतलब आप समझिए कि वनस्पति से भी हमारा कितना बड़ा प्रेम रहा है। यह प्रेम तो रहा ही रहा है, साथ साथ ही हमने एक काम और किया, हमने वृक्षों की भी पूजन शुरू की। हमारे यहाँ पीपल की पूजा, हमारे यहाँ बड़ की पूजा, हमारे यहाँ इनके नाम से तिथि तय कर दी साहब। आंवला नवमी, तुलसी के लिए कहा, अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, ऐसा करके इन सारी औषधियों का भी वर्णन किया। तो मैं भूमिका के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में, जिस देश में आज हम भारत की संसद में इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो प्रकृति प्रेम और प्रकृति के बारे में हम शुरू से रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली, औद्योगिकरण आया, वाहनों की आवाजाही होने लगी, युद्धों का विस्तार हो गया, जनसंख्या का बोझ बढ़ने लगा, वनों की संख्या कम होने लगी, वन्य जीवों की संख्या कम होने लगी, वायुमंडल में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, कचरा बढ़ने लगा। तो ये सारे काम होने से एक ये संकट मानव सभ्यता के सामने और मानव जाति के सामने पैदा हुआ। अब इस संकट को निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो महत्वपूर्ण काम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक, यूपीए के 12-13 के पर्यावरण मंत्रालय को 2,430 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब मोदी जी की सरकार ने इस साल के 26-27 के बजट में 3,759.46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये केवल मौद्रिक विस्तार नहीं है, यह नीतियों का भी विस्तार है। ये जो नीतियां, योजनाएं ऐसे लागू करी, उन पर जो खर्च हो रहा है उसका ये परिणाम है। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1971 में ईरान में रामसर एक स्थान है, तो उस रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमियों के बारे में एक समझौता किया गया था कि इनका विकास किया जाना चाहिए और इनको विकास करके ठीक किया जाना चाहिए। तो जब किया हुआ था 1982 में भारत ने इसको स्वीकार किया। 2014 में केवल भारत में 26 रामसर साइट्स थी। 26 ऐसी जगह थी जहां पर बाहर के पशु पक्षी आते थे, विदेशी बर्ड्स आती थी, वो आकर रहती थी और उनको सुरक्षा थी। भारत में इस प्रकार के बने हुए थे। लेकिन आज 2026 में 98 साइट्स हैं जहां पर उसमें रामसर वेटलैंड को विकसित किया गया है। सारी दुनिया भर के पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती है, वहां पर रुकती है और ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसका विकास इस दृष्टि से किया गया। यह मोदी जी की सरकार ने किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। वो यही नहीं किया, उन्होंने इंदौर और उदयपुर को विश्व में सबसे पहले इंदौर उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया। उदयपुर राजस्थान में और मध्य प्रदेश इंदौर में। इस प्रकार से यह वेटलैंड का काम किया। माननीय सभापति महोदय, वन आच्छादन और वनों का संरक्षण, इसका एक बहुत बड़ा काम। इस काम को करने के लिए 2023 में वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है और 2025 में मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत 9वें स्थान पर है दुनिया में वनों के विकास में और तीसरे नंबर पर वार्षिक वृद्धि में हम हैं। तो यह मोदी जी के आने के बाद जो मौद्रिक के साथ साथ नीतिगत जो विस्तार हुआ है उसका परिणाम हुआ है कि हम यहां तक पहुंचे हैं। इसी प्रकार एक शहरों में फेफड़े, लंग्स, ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 654 करोड़ से
620 शहरी वन योजनाएं प्रारंभ की। ये शहरों के बीच में वन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, एक फेफड़े लगा रहे हैं, लंग्स, ताकि सांस लेने में लोगों को आराम हो सके। इस प्रकार का विस्तार अच्छी, हमको जैसे जीने का अधिकार है, जैसे हमको मकान का अधिकार है, जैसे हमको खाने का अधिकार है, जैसे हमको कपड़े का अधिकार है, उसी प्रकार से स्वच्छ सांस लेने का भी अधिकार है। और वह स्वच्छ सांस मिले, इसके लिए शहरी वन विकास कार्यक्रम को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ किया है और 620 बड़े शहरों में यह काम प्रारंभ हो गया। इसके लिए भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, मैं कहना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, प्रदूषण की निगरानी ये एक बहुत बड़ा काम। हम बार बार दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुनते हैं और सबके बारे में सुनते हैं। तो इस समय 2025 तक प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए पहले की सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया, लेकिन भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में भी साथ साथ 1600 स्टेशन विकसित किए हैं। वो वायु प्रदूषण पर अपनी निगरानी रखते हैं। तो ये निगरानी रखने का काम भारत सरकार ने शुरू किया और इसका परिणाम आया कि 103 शहरों में PM10 जो होता है उसमें कमी हुई और 25 शहरों में 40% तक की गिरावट आई। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस काम के लिए, प्रदूषण निगरानी के लिए 26-27 के बजट में 1091 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार ने प्रावधान किया है, ताकि स्वच्छ सांस शहरों में लोगों को मिल सके पर्यावरण के लिए। इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ साथ ये परवरिश 2 एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें एकीकृत क्लियरेंस, पर्यावरण परीक्षा और रियल टाइम ट्रैकिंग का काम होता है। इसमें सारे जो काम है, NOC के बारे में, लाइसेंस के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में, एक जगह जाने पर यह सारा काम होगा। और इस प्रकार इस काम को भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है।